इसी प्रकार एक सप्ताह और बीत गया। वह प्रतिदिन खून के डब्बे को साफ करते थे, किंतु प्रातः ताला खोलते तो खून का डब्बा फिर वहीं पर मिलता। वो हैरान और परेशान थे कि आखिर ये खून के डब्बे का राज क्या है, और वो सब ये जानना चाहते थे। अब सब सामान्य हो चले थे कि रविवार रात को एक विचित्र वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। मोमबत्ती के प्रकाश में एडविन बाइबल पढ़ रहा था। रात के 11 बजने का समय था। तभी हॉल के एक भयंकर धमाके से हॉल पूरा हिल गया। ये किसी भी भारी चीज के टूट कर गिरने से होने वाली आवाज थी। विस्फोट जैसी आवाज सुनकर रोलैंड, मिसेस एडविन और कालरा भी वहां दौड़े आए। सब हॉल में जा पहुंचे। वहां पर एक भयानक और हैरतअंगेज दृश्य दिखाई दिया। वहां फर्श पर हैंगर से फौजी वर्दी और पुराना फौजी हेलमेट नीचे गिरे पड़े थे। बिल्कुल सामने कुर्सी पर वही कंकाल बैठा हुआ था, विराजमान था। वो बैठा हुआ इस प्रकार कसमसा रहा था जैसे वह चाहकर भी कुछ ना कर पाने के कारण परेशान हो। गुस्साए कंकाल को कुर्सी पर बैठा देखकर एडविन और उसके परिजन अनायास ही जहां के तहां रुक गए, किंतु गुस्से से भभकते कंकाल के मुंह से अचानक झुलसाने वाली भाप सी निकली और वो प्रारंभ हो गई। तो एडविन ने भी रिवॉल्वर जेब से निकाल लिया और उस पर तान दिया। उसी समय फिर एक विस्फोट सा हुआ और भयानक बिजली की चमक से कमरा रोशनी से भर उठा। उसके बाद फिर सब तरफ अंधेरा फैल गया। कंकाल एक झटके से भड़क कर उठा और गायब हो गया। एडविन ने आश्चर्य से रिवॉल्वर की तरफ देखा। उसने फायर तो किया ही नहीं था, फिर यह आवाज कैसी थी? उसने सोचा, लगता है कि वह तेज रोशनी और विस्फोट की आवाज भूत के क्रोध को दर्शा रहे थे। लेकिन पूरे परिवार के सभी सदस्यों को एक बात जरूर सोचने पर विवश कर रही थी कि उनसे पहले यह भूत जाने कितनों की जान ले चुका है। लेकिन उन सबके आगे बेबस सा नजर आता है। आखिर क्यों? उधर भूत भी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। इनमें से कोई भी मुझसे डर नहीं रहा है, बल्कि मेरा सामना करते हैं और समय समय पर मजाक भी उड़ाते हैं, वो भी अलग अलग। यदि इन्हें नुकसान पहुंचाने की सोचता हूँ तो जाने कौन सी वह शक्ति है जो मेरे पांव रोक लेती है। इनके सामने मेरी सारी ताकतें कमजोर पड़ जाती हैं। इस महल के दक्षिणी हिस्से में जहां ऊंचे पेड़ों का घना झुरमुट था, जिसके बीच एक छिपा कमरा था, इस तरफ शायद भूले से भी किसी का ध्यान नहीं गया होगा। इसी में भूत ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। वैसे बूढ़ी नौकरानी को इस बात का पता था, किंतु महल के नए मालिकों के हौसले और भूत की बेचैनी देखते हुए उसने एडविन परिवार को उसका ठिकाना नहीं बताया था। वो समझ चुकी थी कि पता लगने पर यह परिवार ऐसा था जो भूत को उसके कमरे में भी जाकर छेड़ने से शायद ना चूकता। इससे हो सकता था कि भूत और भड़क जाता, जिससे सबकी जान खतरे में आ सकती थी। ये जिसे भूत समझ रहे थे उसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी थी कि वो भूत ही है या कोई और बला। एक दिन मिसेस एडविन जान ही गई कि भूत यानी वो बला किस कमरे में रहता है। वो अगले दिन प्रातः ही उठी और एक शीशी हाथ में लेकर बाग पार करती हुई वहां जा पहुंची। इस समय वो बला भूत आराम कर रहा था। वैसे भी दिन में ऐसी शक्तियों की ताकत घट जाती है, इसलिए वो किसी के सामने आने से परहेज करती है। खूबसूरत गुलाबी परिधान में सजी मिसेस एडविन के चेहरे पर इस समय एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर धीरे से कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उस बला ने मिसेस एडविन को सामने पाया तो वह इस बात पर मानो विश्वास न कर पाया। उससे आश्चर्य हुआ। वह अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी मिसेस एडविन ने हाथ में पकड़ी शीशी दरवाजे के अंदर रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप बीमार हैं। मैं कतई भी यह स्थिति सहन नहीं कर सकूंगी कि इस महल में निवास करने वाला कोई भी प्राणी बीमार हो और दवा भी न ले सके। इस दवा का प्रभाव बहुत असरकारी है। आप यह दवा पीकर देखें और फिर अनुभव करें कि आप कैसे चाक चौबंद नजर आते हैं। इसके बाद किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मिसेस एडविन ने उस कमरे का दरवाजा पहले ही तरह बंद कर दिया और धीरे धीरे चलती हुई महल में वापस पहुंच गई। इधर तो इस बला का अब हाल ही खराब था। वो झुंझलाकर उठा और शीशी को लेकर उसने बाहर उछाल दिया। वह चाहकर भी इस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। यह परिवार था कि उससे डरने को तो तैयार ही नहीं था और सवाल ही नहीं था, बल्कि उस पर एहसान चढ़ाने पर तुला हुआ था। यह सरासर उसका अपमान ही हो रहा था। उसे लगने लगा था कि वह दुनिया का सबसे कमजोर वजूद है, लेकिन कुछ सोचकर उसने हार न मानने का निर्णय लिया। वह इस महल को वीरान ही रखेगा। इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह महल के नए स्वामी परिवार को मिटा देगा। शाम का समय हो रहा था। अपनी सोच को क्रियान्वित करने के लिए कंकाल चला तो बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसके शरीर पर जगह जगह चमचमाते खंजर लटकते थे। सिर पर हैंड की भांति दरियाई घोड़े का सर रखा हुआ था, जिससे वह बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। हवाओं के तेज झकोरों के साथ पड़ती बारिश का पानी से धरती पर पानी बह रहा था। वातावरण में साए साए से बहुत भयानक वह अनुभव हो रहा था। भूत ने निश्चय किया कि रक्त का निशान हर दिन रोलैंड ही मिटाता है, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अतः जैसे ही सब लोग सोने जाएंगे मैं हमला करके रोलैंड को मार डालूंगा और बारिश के शोर में किसी को पता भी नहीं चलेगा।
रोलैंड को मरने से जब यह लोग दुखी होकर चिल्लाएंगे रोएंगे तो कुछ दिन उसका आनंद लूंगा। फिर एक दिन एडविन और उसकी पत्नी का नंबर आएगा। मिसेस एडविन को दबोचकर उसके सीने पर बैठकर एक हाथ से उसका गला दबाऊंगा और दूसरे से एडविन के गले में खंजर घोंपकर उसे मार डालूंगा। रही कालरा तो उसे मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि ना उसने मुझे छेड़ने का प्रयास किया और ना मेरा उपहास उड़ाया। उसके लिए तो यही पर्याप्त होगा कि या तो वह यहाँ से स्वयं चली जाए अथवा उसे जबरन यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आधी रात में बारिश और भी तेज हो चुकी थी। वृक्षों के झुरमुट के बीच से गुजरती हवाओं की सरसराहट से वातावरण और भी भयावना बनता जा रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा पसरा था, लेकिन सब तरफ से बेपरवाह एडविन और उसका परिवार गधे घोड़े बेचकर सोए हुए थे। उन्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि अब क्या होने वाला है और उनके ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है। किस परेशानी में वो फंस चुके हैं उन्हें गुमान भी नहीं था। उन सबको सपनों में भी गुमान न था कि उनसे बदला लेने के लिए कंकाल आज क्या करने का निर्णय कर चुका है और आज कंकाल उन्हें किस तरह से नुकसान पहुंचाने वाला है। अगले ही दिन उन्हें कितनी बड़ी दुख खबर मिलने वाली है, कितनी बड़ी बुरी खबर मिलने वाली है। बस वो तो आराम से सोए हुए थे। आज वह और दिनों से कई अधिक भयानक लग रहा था। उसकी चमकती आंखों से अंगारे बरस रहे थे। 1 बजे के लगभग उसने अपना ठिकाना छोड़ दिया और उन सब के शयन कक्ष के बरामदे में आ पहुंचा। पहले तो ये सब किसी न किसी प्रकार की भयानक आवाज अथवा घुंघरुओं की छमाछम के साथ महल में चहलकदमी करता था, लेकिन आज वह बहुत सावधानी के साथ खामोशी से उड़ता हुआ भ्रमण कर वहां का जायजा ले रहा था। उसे भय था कि इनमें से यदि कोई जाग गया तो उनकी मदद कर रही अज्ञात शय उसको दबोच लेगी और उसका प्लान विफल हो जाएगा और जो उसने रोलैंड को मारने का प्लान बनाया है वो भी फेल हो जाएगा और इनको किसी भी तरह का नुकसान वो पहुंचा नहीं पाएगा। बहरहाल यह सावधानी से रोलैंड के कमरे के बाहर पहुंचा और जलती आंखें दरवाजे पर डाली तो वह सन्न रह गया, क्योंकि वहां उससे भी विशाल और भयावना कंकाल खड़ा उसे घूर रहा था। वह तो आंखों से ही अंगारे दिखाता था, किंतु यह नया भूत जाने कैसा था कि आंख और मुंह से भी भयानक लपटें दिख रही थी। वैसे तो यह मात्र हड्डियों का ढांचा ही दिख रहा था, लेकिन वैसे उससे ज्यादा बड़ा था। इस नए भूत से सामना होते ही पहले तो उसने स्वयं को छुपाना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि कहीं वह उस पर आक्रमण ना कर दे। इस भय से वह रुका, लेकिन फिर उल्टे पांव अपने ठिकाने पर चला आया। वह चला तो आया, किंतु यह बात उसकी समझ से परे थी कि 300 साल में यह पहला अवसर है जब यहाँ उसके अलावा भी कोई बला, कोई भूत जाने कहां से आ गया है और आकर्षित रूप से उनके साथ युद्ध भी छेड़े हुए है। असमंजस की दशा में उसकी सारी रात ऐसे ही बीत गई। आखिर उसने तय कर लिया कि वह इस नए भूत से सामना होने पर बात करेगा और उससे अपना मित्र बनाने का प्रयास करेगा। फिर उसकी सहायता में महल के नए मालिक को भगा देगा या मौत के घाट उतार देगा, और यही करने के लिए वो अब निर्णय ले चुका था। इधर मिस्टर एडविन के परिवार को कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। वो सब तो साधारण हो चुके थे और उनके लिए ये कंकाल अब एक घर के एक सदस्य के मानिंद हो चुका था, जिससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और वो सब अपनी अपनी जिंदगी जीने में मस्त थे। और इधर भूत नए भूत को देखकर परेशान। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।